हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो भाई अभी हमारे क्लास 12 का चौथा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और इसके काफी लेक्चर हमारे आ चुके हैं। अब इसके ज्यादा लेक्चर नहीं बचे हमारे, 2-3 लेक्चर मैक्सिमम इसके आएंगे न्यूमेरिकल सही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई आज के लेक्चर में जो हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण देखो भाई, या ऊर्जा हानि तथा उभयनिष्ठ विभव, ये आज का हमारा टॉपिक है ना। बिल्कुल इस टॉपिक की फील करवाऊंगा एकदम। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे वीडियो को पूरे को तो बिल्कुल इस टॉपिक की फील करवाऊंगा। ज्यादातर आपको पूरा टॉपिक यही बोर्ड पे याद हो जाएगा, है ना। रिवीजन की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये तो हमारी हेडिंग थी जो आपने देख ली है। अब देखोगे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी हमने किए थे। उसमें हमने ये पढ़ा था कि दो चालक हैं भाई। क्या है? दो चालक हैं जो बिल्कुल समान आकार के हैं। कैसे हैं? ये दोनों चालक बिल्कुल समान आकार के हैं, यानी आकार आयतन सब कुछ समान है इनका। आकार आयतन सब कुछ इन दोनों का बराबर है। इसको क्यों आवेश दिया गया, या इसको Q1 आवेश दिया गया, इसको Q2 आवेश दिया गया। इन दोनों गोलों को स्पर्श करवाएं, फिर दूर दूर रख दो वापस। स्पर्श करवाने के बाद में क्या किया? दूर दूर रख दिया दोनों गोलों को, है ना। पहले तो एक बार स्पर्श करवाया, स्पर्श करवाने के बाद में दूर दूर रख दिया। तो अब इन दोनों गोलों पर आवेश कितना होगा? दो गोले हैं जो समान आकार और आयतन के हैं, दोनों को स्पर्श करवाया। स्पर्श करवाने के बाद में एक दूसरे से दूर दूर रख दिया वापस। तो अब बताओ इनके ऊपर आवेश कितना। तो हम क्या लिखते थे कि इस प्रत्येक गोले पर आवेश दोनों के जो कुल आवेश है उसको जोड़कर उसका आधा आधा हो जाएगा, यानी Q1 प्लस Q2 बटा 2। दोनों पे इतना इतना आवेश हो जाएगा। इस टाइप के हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल वहां पर किए थे। लेकिन एक चीज यहां पर आप ध्यान रखने वाली है कि मान लो यदि दो चालक हैं, जिनमें से एक चालक तो ऐसा है, एक चालक ऐसा है, छोटा है, यानी दोनों का आकार तो सेम है। आकार का मतलब है कि सॉरी दोनों गोलाकार है ना, लेकिन दोनों की साइज अलग अलग है, यानी आयतन अलग अलग है। दोनों का आयतन अलग है लेकिन आकार समान है। फिर उसके बाद में इसको क्यू आवेश देते Q1 और इसको Q2। इन दोनों को स्पर्श करवाया, दूर दूर रख दिया। क्या इन दोनों के ऊपर जो आवेश है इनको स्पर्श करके दूर दूर रखने के बाद में क्या वो इतना ही होगा? जैसे पीछे वाले गोलों में लिखा था वैसा ही होगा, या कुछ अलग होगा? कुछ अलग होगा भाई। ये गलत है। ये क्या है? गलत। क्यों है? क्योंकि इन दोनों गोलों की धारिता अलग अलग। गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर 4πε0 R, है ना। R जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे धारिता भी इसकी बढ़ेगी। तो जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसकी आवेश धारण करने की क्षमता ज्यादा होगी। लेकिन इनमें एक चीज बराबर होगी और वो है विभव। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम चर्चा करेंगे। तो हम इस टाइप के गोलों के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि अगर इन दोनों गोलों को किसी चालक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए या स्पर्श करवा दिया जाए तो इन दोनों को स्पर्श करवाने के बाद में इनके ऊपर आवेश कितना हो जाएगा, इसका जो दोनों का जो विभव है वो कितना हो जाएगा। और जब आवेश यहां से इसमें जाएगा या इसमें से इसमें आएगा तो इस आवेश का जो पुनर्वितरण है इसकी वजह से ऊर्जा की हानि होगी या नहीं होगी। यानी पहले इसकी ऊर्जा कितनी होती है? आवेशित चालक की ऊर्जा कितनी होती है? ½ CV²। कितनी होती है ना। तो इनकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? कुछ ऊर्जा की हानि होगी या नहीं होगी। दोनों को जोड़ने के बाद में इनका दोनों का विभव समान हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ विभव। तो ये पूरा हम डेरिवेशन करेंगे। मेन इसका कॉन्सेप्ट यही होता है। अब जैसे जैसे हम डेरिवेशन करेंगे उसी के साथ साथ में आपको ये सारी चीजें आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले देखो, आपके पास में दो गोले हैं जो अलग अलग आकार के हैं, है ना। दोनों का आकार समान नहीं। एक तो ये गोला है, एक ये गोला।
इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है, इसका विभव V1 है, इसका विभव V2 है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। देखो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हो गई। इन दोनों गोलों को हमने क्या किया, दोनों आवेशित है ना, ध्यान रखना, दोनों आवेशित है। मान लो दोनों पर प्लस आवेश है ना, आवेशित है दोनों। अब इन दोनों गोलों को क्या किया हमने, किसी चालक तार की सहायता से जोड़ दिया। तो जैसे इन दोनों को एक चालक तार की सहायता से जोड़ेंगे, ये जो चालक है ये नगण्य धारिता का चालक तार है, यानी ये धारिता नगण्य होने का मतलब क्या है, वो आवेश को धारण नहीं करेगा। आवेश को धारण नहीं करने का मतलब है कि इस तार के पास में कोई आवेश नहीं होगा, ये जितना आवेश इससे लेगा वो इसको पहुंचा देगा, या इससे लेगा वो उसको पूरा का पूरा पहुंचा देगा। तो ये नगण्य धारिता का एक चालक तार है। यहाँ पर प्रतिरोध क्यों बनाया भाई, क्योंकि कोई भी चालक तार होता है, ऐसा तो कोई तार है ही नहीं जिसका प्रतिरोध नहीं हो, चाहे ना के बराबर ही प्रतिरोध हो, लेकिन प्रतिरोध होता तो है ना तार का, है ना। मान लो तांबे का तार है तो प्रतिरोध कम है, लेकिन जीरो तो नहीं, तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, इसीलिए उसको इस टाइप से हमने बढ़ाया है। तो जैसे इन दोनों चालकों को किसी चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं जो नगण्य धारिता का है, तो क्या इनके ऊपर आवेश अब Q1 Q2 रहेगा या बदल जाएगा, इन पर आवेश बदल जाएगा। तो इस पर कैपिटल Q1 आ गया, इस पर कैपिटल Q2। कब जोड़ने के बाद में इसका विभव V हो गया, इसका भी विभव V हो गया। अब की बार विभव V1 V2 नहीं होगा, इसका कितना होगा विभव, दोनों का सेम हो जाएगा विभव, दोनों का विभव कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी बात करते हैं इसके बारे में। धारिता इसकी C1 ही रहेगी, इसकी C2 रहेगी। याद करो उस चीज को कि धारिता का मान आवेश और विभवांतर पर डिपेंड नहीं करता है। आवेश और विभवांतर अगर बदल जाए तो भी धारिता उतने की उतनी ही रहती है। तो पहले अगर इसकी धारिता C1 थी तो अब भी C1 ही रहेगी, जिसकी C2 थी तो अब भी C2 ही रहेगी। अब देखो इसके बाद में यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों का विभव बराबर कैसे हो सकता है। देखो, तो आपके पास में दो पानी की टंकियां हैं, समान आकार की, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल हूबहू समान आकार की टंकी, दोनों को एक पाइप की सहायता से जोड़ दो। तो इसमें से इसमें पानी तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों में पानी का तल बराबर नहीं हो जाए। यहां तक ये जो लाइन खींची है मैंने, यहां तक मान लो पानी का तल आ गया। तो ये जो पानी का जो तल है वो किसको प्रदर्शित करता है, विभव को, और जो पानी की जो मात्रा है वो किसको प्रदर्शित करती है, आवेश को। ध्यान रखना। तो जब दोनों चालक है वो समान आकार के होते हैं तो दोनों के अंदर आवेश भी बराबर होता है, विभव भी बराबर होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये पानी की एक ऐसी टंकी और ये पानी की एक ऐसी टंकी, ये टंकी थोड़ी चौड़ी है, देखो इसमें पानी यहां तक भरा है ना, इसको किसी हमने पाइप से जोड़ दिया और पानी इधर से इधर जा सकता है। तो पानी इसमें तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों में पानी का तल बराबर नहीं हो जाए। तो मान लो पानी का तल यहां तक हो गया, तो यहां तक हो गया, तो एक चीज आप दिमाग लगाओ, इसके क्या चीज बराबर है इसमें, पानी का तल बराबर है कि पानी, इसमें पानी कितना बचा है, केवल इतना पानी बचा है। इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी ज्यादा, इसके अंदर पानी ज्यादा है कि नहीं, लेकिन एक चीज बराबर है, वो क्या है, इसका तल। दोनों टंकियों में पानी का तल बराबर है, यानी क्या बराबर है, विभव। देखो अभी अभी बताया था मैंने, है ना, यानी आवेश के अंदर या विद्युत के अंदर जो पानी का तल होता है उसकी भूमिका यहाँ पर विभव निभाता है ना। और जो पानी की मात्रा होती है वो प्रदर्शित करती है आवेश को, और पानी की मात्रा धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है बर्तन की। वैसे आवेश की इसकी किसी चालक की धारिता हो जाएगी। तो दोनों में पानी का तल बराबर हो गया, क्या बराबर हो, विभव। यह देखो दो चालक थे Q1 Q2, दोनों का आवेश बराबर नहीं हुआ लेकिन दोनों का विभव बराबर हो गया, यानी तल बराबर हो गया, और धारिता चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि इस टंकी का जो पानी धारण करने की जो क्षमता है वो पानी पे डिपेंड थोड़ी करती है ना। ऐसा नहीं कि हमने 1 किलो पानी डाला तो उसकी क्षमता बदल जाएगी। अगर टंकी 5 लीटर की है तो उसमें 5 लीटर ही पानी आएगा किसी भी कंडीशन में, है कि नहीं। तो देखो ऐसा, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा एग्जाम्पल कि यहाँ पर वास्तव में क्या हो रहा है। अब देखो भाई, दोनों चालकों को हमने जोड़ दिया, तो ये दोनों चालक कौन से क्रम में है भाई, हम कहते हैं ना जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो देखो देखिए कौन से क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में है। कौन से में, समांतर क्रम में। क्यों है भाई समांतर क्रम में, याद करो श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है जबकि समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर विभवांतर ना लेके विभव शब्द काम में ले ले, दोनों का विभव बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। तो इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, C1 + C2। तो ये धारिता क्या होगी, C = C1 + C2, क्योंकि समांतर क्रम का यही फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो, अगर हम इन दोनों गोलों में टोटल आवेश Q माने तो
दोनों को तार से जोड़ने से पहले आवेश कितना था, Q1 प्लस Q2। क्या इतना था, देखो है ना, Q1 प्लस Q2 था, Q बराबर Q1 प्लस Q2, है ना। अब देखो C1 बराबर Q1 बटा कितना, V1। कौन से के लिए लिख रहे हैं, पहले हम इसकी बात करें, ऊपर वाले की, इसकी जब तार नहीं जोड़ा गया था तब। और C2 बराबर क्या होगा आपके, Q2 बटा V2। तो Q1 बराबर क्या आया, C1 V1, और Q2 बराबर आया C2 V2। क्या सही लिखा मैंने, ये उठा के यहां रख दो। तो कैपिटल Q बराबर क्या आएगा आपके, C1 V1 प्लस C2 V2। ये आया आपके इसकी वैल्यू। ठीक है भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, है ना। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके ना। अब देखो आगे, ये आपके आवेश आ गया। अब तार जोड़ने के बाद वाले की बात करो, तो जब तार जोड़ दिया तो तब भी आवेश कैपिटल Q ही रहा भाई। तार जोड़ने से पहले टोटल आवेश कितना माना, Q। तार जोड़ने के बाद में यानी कुल आवेश Q ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ऐसा थोड़ी इस तार से गुजरते समय किसी आवेश की मृत्यु हो गई हो, बीच में कोई आवेश मर गया हो, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी आवेश की जो मात्रा वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। तो यहाँ पर तार जोड़ने के बाद में भी टोटल आवेश कितना रहेगा, Q। तो देखो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 कौन सा है, तार जोड़ने के बाद में टोटल आवेश, है ना भाई। अब देखो पहले गोले के लिए लिखो धारिता का सूत्र इसके लिए। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, C1 बराबर Q1 बटा V। तो Q1 बराबर C1V, और C2 बराबर क्या आ जाएगा, Q2 बटा V। यानी आपके हो जाएगा Q2 बराबर C2V। क्या मैंने सही लिखा है। तो यहां पर भी आपके Q बराबर फिर क्या आ जाएगा, C1V प्लस C2V। क्या मैंने सही लिखा है। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में दोनों तरफ Q है, दोनों को बराबर रख सकते हैं। मैंने वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। पहला था C1V1 प्लस C2V2 बराबर ये C1 प्लस C2, और V आ जाएगा आपके कॉमन। क्या आ जाएगा, V कॉमन। तो V बराबर कितना, C1V1 प्लस C2V2 बट्टा C1 प्लस, इसी को आपके क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का मतलब होता है कॉमन पोटेंशियल, है ना, या कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ पर डिफरेंस काम में नहीं लेंगे क्योंकि ये दो चालक है अकेले, है ना, इसलिए हम केवल विभव काम में लेंगे। यहाँ पर शब्द विभवांतर काम में नहीं लेंगे। तो ये आपका क्या है, कॉमन विभव। क्या है, कॉमन विभव है, कॉमन पोटेंशियल या उभयनिष्ठ विभव भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उभयनिष्ठ विभव। ये उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला, यानी यहाँ पर दोनों को चालक तार से जोड़ने के बाद में दोनों का विभव कितना हो गया, V और V, है ना। तो इस V की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले से, है ना। अब देखो आगे, इसके आगे अगर आप भाई ध्यान से देखो तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें आवेशों का पुनर्वितरण भी हमें इसके अंदर देखना था। तो देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर Q1 बटा Q2 की वैल्यू कितनी आएगी। Q1 की वैल्यू तो कितनी थी, C1V। Q2 की वैल्यू कितनी थी, C2V। इसके लिए बात करें हम, दोनों का विभव V है। V से V कट गया तो Q1 बटे Q2 बराबर कितना, C1 बटे C2। ये आपके फॉर्मूला, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अब इसके बाद में देखो, अब है भाई विभव में परिवर्तन। किसमें, विभव में परिवर्तन। तो हम यहां पर एक कंडीशन लगाएंगे कि मान लो, एज्यूम करो कि V1 का मान ज्यादा है। V1 का मान ज्यादा है किससे, V2 से। V1 का मान ज्यादा किससे, V2 से, इसमें, है ना। इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है। मान लिया शुरुआत में जब हमने चालकों को लिया था, क्योंकि दोनों बराबर विभव कर नहीं लिए थे ना हमने, है ना। अगर विभव बराबर लेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आवेश गति नहीं करेंगे। आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो दोनों का विभव मानते हमने, या दोनों का विभव हमने अलग अलग लिया है। अब यहाँ पर जो दोनों का जो कॉमन विभव आया V, वो इन दोनों के बीच में होगा, यानी इससे तो कम होगा और इससे ज्यादा होगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, जैसे एक तो 10 था और एक 6 था, तो उभयनिष्ठ विभव 8 आएगा। इससे तो कम होगा लेकिन इससे ज्यादा होगा, वो तभी तो उभयनिष्ठ कॉमन है ना। तो V का मान इन दोनों के बीच का होगा। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि V1 का मान V से ज्यादा है, लेकिन V2 का मान V से छोटा है। ये कंडीशन हम यहाँ पर ऐसे, यानी ऐसे हम लगा देते हैं। अब देखो पहले चालक के विभव में कितना परिवर्तन हुआ। पहले चालक का विभव पहले तो V1 था, बाद में कितना हो गया V। V1 को पहले लिखा है क्योंकि ये बड़ा है ना, इसीलिए
V2 बड़ा लिखेंगे तब क्या लिखेंगे इसको, V माइनस V2 लिखेंगे ना। ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखो इसके अंदर अभी V1 की वैल्यू क्या आएगी, V1 की वैल्यू आएगी आपके, देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, या इसको अगर आप केवल अभी V1 लेना दो तो V1 माइनस V की वैल्यू कितनी, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। V माइनस V1 बराबर V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर यानी इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे हो जाएगा C1 प्लस C2। ये क्या भाई, प्रथम चालक के विभव में परिवर्तन। क्या है कि जो पहला जो चालक है इसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ। तो देखो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो यहां पर देखो जो सेम है उसको काट दो, तो यहां पर क्या जाएगा हमारे कि जैसे देखो ये आ जाएगा हमारे C2 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, यानी C2 ऊपर से और कॉमन आ रहा है तो V1 माइनस V2 बटे हो जाएगा C1 प्लस C2। ये क्या है भाई आपके डेल्टा V1, इसको हम डेल्टा V1 भी कह सकते हैं। किसको, V माइनस V1 को हम V1 माइनस V को हम डेल्टा V1 भी कह सकते हैं। अब देखो द्वितीय चालक के विभव में कितना परिवर्तन होगा, यानी ये तो चालक है, पहला इसका विभव V2 था बाद में V हो गया, तो इसके विभव में कितना परिवर्तन होगा, इसको लिखेंगे हम V माइनस V2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि V बड़ा है V2 से लेकिन V1 से छोटा है, तो ये हो जाएगा आपके V की जगह C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 और माइनस हो जाएगा आपकी V2। तो एलसीएम ले लो बिल्कुल उसी प्रकार, तो C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। इसके आगे अगर आप ध्यान से देखो तो सेम वर्ड है वो तो कर देंगे, C1 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये क्या है भाई आपके, ये आपके आया डेल्टा V2। क्या आया, डेल्टा V2 आ गया। अब इसके बाद में देखो भाई इसके बाद में अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशन का हम अनुपात लेंगे, तो डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा V1 में C2 कॉमन आया, V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2 इंटू इसका ये फॉर्मूला क्या आएगा, C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आया C2 बटे C1 और इधर आया डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2। इसको भाई अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 बराबर C2 बटा C1 है, तो डेल्टा V1 ऊपर है तो ये नीचे, यानी जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसके विभव में परिवर्तन क्या होगा, कम, है ना। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम आ रहा है देखो, है ना, यानी पहले चालक के विभव में परिवर्तन है तो इसकी धारिता है पहले चालक की वो नीचे आ रही है, देखो इस प्रकार। तो ये अगर धारिता ज्यादा होगी तो उसके विभव में परिवर्तन क्या होगा, कम। इसको हम कैसे देख सकते हैं, जैसे हमारी धरती है, हमारी धरती से जैसे हम किसी चालक को जोड़ते हैं, जैसे ये हमारी धरती है ना, ये हमारी धरती है देखो, है ना, और ये कोई आपका चालक है, इसको अगर आप इससे किसी तार की सहायता से जोड़ दो तो फिर क्या होगा, तो इसके विभव हम जानते हैं धरती का विभव कितना होता है, 0, और किसी भी चालक तार को आवेशित यानी या कोई भी आवेशित चालक को इससे जोड़ने पर ये तो उदासीन हो जाएगा, लेकिन इसका विभव अभी भी 0 ही रहेगा भाई। क्यों, क्योंकि इसकी धारिता बहुत अधिक है तो इसके विभव में परिवर्तन ना के बराबर, यानी धारिता बहुत अधिक है तो विभव में परिवर्तन नगण्य होगा। मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा हानि। क्या पढ़ेंगे भाई, ऊर्जा हानि के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारी इसके अंदर टॉपिक है वो है आपके ऊर्जा हानि का, कि इसमें ऊर्जा हानि कितनी होती है। हमने ये देखा था कि दो चालक हैं और दोनों चालकों को किसी चालक तार से जोड़ने के बाद में इस पर आवेश Q1 हो गया, Q2 हो गया, धारिता उतनी रही लेकिन विभव दोनों का V हो गया। इसका विभव V1 था और इसका V2 था, धारिता C1 और धारिता इसकी C2 थी। हम जानते किसी चालक की या किसी चालक को जब हम आवेशित कर देते तो उसमें संचित विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर हाफ CV²। कितना होता है भाई, U बराबर हाफ CV²। अब आप कहोगे सर ये तो हमने संधारित्र के लिए पढ़ा था, है ना, ये किसी चालक के लिए थोड़ी होता है। हमने किसके लिए पढ़ा था,
हमने तो संधारित्र के लिए पढ़ा था। तो एक चीज याद करो, मैंने ग्राफ की विधि बताई थी आपको एक, जिसके अंदर हम यहाँ पर हमने क्यू लिया था, यहाँ पर वी लिया था, है ना, और इस ग्राफ के क्षेत्रफल से हमने क्या निकाली, ऊर्जा, है ना। तो ध्यान रखना है, ये जो धारिता का जो फॉर्मूला है क्यू बट्टा वी, अगर संधारित्र के लिए तो विभवांतर और किसी चालक के लिए तो विभव, तो हमने आवेश और विभव के बीच में ग्राफ बनाकर ये अच्छा फॉर्मूला इसके लिए निकाला था। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा का जो सूत्र है वो चाहे चालक हो चाहे संधारित्र हो, दोनों के लिए सेम आता है। यानी किसी संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा हो चाहे किसी चालक में संचित विद्युत ऊर्जा हो, दोनों का फॉर्मूला U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर वो पॉइंट ये हो जाएगा 2C, और एक हो जाएगा आपके क्या दूसरा वाला 1/2 QV, है ना। ये आपके सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, है ना। तो इसको आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि चाहे संधारित्र हो चाहे चालक हो, ऊर्जा का सूत्र सेम आता है। अब हम यहाँ पर भी बात करेंगे ऊर्जा हानि, यानी जब आवेश यहाँ से यहाँ जाता है या यहाँ से यहाँ आता है तो उसमें ऊर्जा में हानि होती है क्या, ये हमें इसके अंदर देखना है ना। अगर होती है तो फिर कितनी होती है, हम इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो मान लो पहले इसकी ऊर्जा थी U1, इसकी निकाय की, क्यों, क्योंकि दोनों ये क्या थे, आवेशित थे। इस पर Q1 आवेश था, इस पर Q2। सूत्र क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। तो U1 किसकी ऊर्जा है, इन दोनों की तार से जोड़ने से पहले, यानी कब ये तार से जोड़ने से पहले, तो ये हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है भाई। और U2 बराबर क्या हो जाएगा, U2 बराबर होगी इसकी ऊर्जा, तार जोड़ने के बाद में दोनों को जब स्पर्श करवा देते हैं या दोनों में जब हम संपर्क स्थापित कर देते हैं उसके बाद में इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, है ना। अब की बात क्यों, क्योंकि दोनों का विभव क्या हो गया है, इस बार बराबर हो गया है। अब ऊर्जा हानि क्या होगी भाई, डेल्टा U, क्या होगी ऊर्जा हानि, डेल्टा U, वो होगी आपकी U1 माइनस U2। ध्यान रखना है U2 माइनस U1 नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं ऊर्जा हानि, यानी जितनी पहले थी ऊर्जा उतनी अब नहीं रही। ऊर्जा की हानि तभी तो होगी ना, वरना अगर ये ज्यादा मानेंगे ये कम मानेंगे तब तो ऊर्जा का फायदा हो जाएगा, है कि नहीं, ऊर्जा मिलेगी हमें, जबकि ऐसा थोड़ी होता है ना, ये तो संभव ही नहीं। तो ये बड़ा है इसमें, ये छोटा है ना, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि ऊर्जा की हानि की बात करें, है ना, सब यहाँ पे दे दिया ना। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऊर्जा की तो हानि होगी, बस हमें मैथमेटिकली ये देखना है। अब इसका डेरिवेशन है भाई, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दोनों का मान यहाँ रख देंगे ना, तो ये थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है इसलिए मैं सारा कुछ मिटा रहा हूं। देखो तो सीधा डेल्टा U की वैल्यू रखेंगे, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके देख लेना। U1 की वैल्यू क्या आई थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस इसकी देखो क्या आई थी, U1 की 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। देखो V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे वहां, है ना, तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, है ना। वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देख लेना। अब देखो डेल्टा U बराबर कैलकुलेशन करो, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2। अब देखो V स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, V क्या है आपका उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल है, तो इसकी वैल्यू हमारी आई थी C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। क्या ऐसी तो आई थी वैल्यू इसकी, है ना, ये इसकी वैल्यू आई थी, है ना। तो ये इसकी जब वैल्यू आई है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे, ये आपके हो गया इसका V स्क्वायर का। अब यहाँ पर एक चीज आपको एक गड़बड़ मत करना कभी भी, आप इसका स्क्वायर है भाई, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो केवल V का था, यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर है। तो देखो एक हाथ से एक हाथ तो इसकी कट गई, तो एक ही C1 प्लस C2 बचा। तो डेल्टा U बराबर 1/2 इसमें ले लो कॉमन, पूरे में कॉमन आ रहा है, तो C1 ये हो जाएगा V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये तो कट गया, तो ये बचा तो C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बट्टा में C1 प्लस C2। देखो एक हाथ से एक हाथ कट गई, एक ही बचा, लेकिन इसका स्क्वायर अभी भी है, और ये वाला इधर हो गया, और इसको देखे हमने यानी इस टाइप से इसको लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करो, देखिए तो डेल्टा U बराबर क्या आ जाएगा हमारे 1/2, देखो इसका एलसीएम ले लो, तो इसको इधर गुणा कर दो, तो C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और गुणा में होगा आपके C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, और ये आ गया इसका एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर लिया भाई।
यहाँ पर बटा में 1 लिख देंगे, ये इधर यहाँ से इससे गुणा हो जाएगा देखो, और इसको जैसे लिख देंगे। अब इसको पूरे को सोल्व करो, है ना। देखो कैसे करेंगे सोल्व। तो यहाँ हो जाएगा आपके डेल्टा यू बराबर 1/2। अब इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हार्ड है, इसलिए आपको ध्यान रखना है हर एक चीज में आपको, यानी यहाँ पर फूंक फूंक के कदम रखना है आपको, है ना, ऐसा ध्यान रखना। अब C1 को भाई क्या करेंगे, दोनों से गुणा करेंगे, तो इन दोनों से गुणा करो। 1/2 C1 प्लस C2 को कॉमन ले लो, इसमें C1 प्लस C2 कॉमन आ गया देखो, है ना। और अब देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके C1 पे तो गुणा करोगे तो C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, कैसा ही लिखा मैंने, और प्लस C1 पे तो गुणा करो तो प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 पे तो गुणा करेंगे तो प्लस का C1 C2 V1 स्क्वायर, इसको यहां से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, है ना। यहां तक हो गया। इसके बाद में देखो माइनस का चिन्ह। अब इसको सोल्व करो। यहां अगर आप ध्यान से देखो तो इसका स्क्वायर है भाई, क्या है इसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर है तो ये सर्व समीकरण बनती a प्लस b का होल स्क्वायर की, और इसकी सर्व समीकरण क्या होती a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या यही तो होती। तो इसको सोल्व करो, क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपके C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा सॉरी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का -2 C1 C2 V1 V2 देखो, है ना, और बटा में ये C1 प्लस C2 इसके अंदर हो जाएगा। देखो इसको हमने बाहर ले लिया था पहले, है ना, बाहर ले लिया ना पहले। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो माइनस से अंदर गुणा होगा तो इन दोनों प्लस को क्या कर देगा माइनस, देखो, है ना। अब इसमें जो जो घट रहे हैं उनको काट दो, ये चले गए और ये दोनों चले गए, है ना। तो क्या बचा इसके अंदर, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 प्लस C2, और देखो क्या क्या बचा इसमें बचा C1 C2 V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इन दोनों में देखो C1 C2 कॉमन आ रहा है, C1 C2 कॉमन लिया तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, माइनस का चिन्ह इसमें आ रहा है 2 C1 C2 V1 V2, देखो ये सारा लिख दिया। अब इसके आगे देखो, इसके आगे अगर आप भाई ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 प्लस C2, इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में C1 C2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेंगे कॉमन तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2, अंदर बच जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2 V1 V2, ये सोर्स समीकरण कौन सी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, बड़ा कौन है V1, है ना, इसका स्क्वायर, वैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर में फर्क नहीं पड़ता है बड़ा कौन है ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेल्टा यू की वैल्यू आई है, यानी ऊर्जा हानि की वैल्यू क्या आई, ये वाला फॉर्मूला। अगर आप किसी एक आवेशित चालक को किसी दूसरे आवेशित चालक के साथ में किसी तार की सहायता से जोड़ दो या उन दोनों को स्पर्श करवा दो, तो जब आवेशों का पुनर्वितरण होगा, यानी आवेश जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे तब तो इतनी ऊर्जा की हानि होगी, यानी वो ऊर्जा की हानि निकालने का फॉर्मूला ये है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो V1 माइनस, धारिता हमेशा धनात्मक होती है, तो ये चारों चीजें धनात्मक, 1/2 पहले से धनात्मक है, इसका स्क्वायर है, तो अगर इसकी वैल्यू माइनस भी आएगी ना तो भी ये प्लस कर देगा। इसका मतलब है कि डेल्टा यू का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब है कि जब आप एक आवेशित चालक को किसी दूसरे आवेशित चालक के संपर्क में लाते हो तो हमेशा ऊर्जा की हानि होगी। जब आवेशों का यानी जब आवेशों का पुनर्वितरण होगा तो हमेशा ऊर्जा की हानि होगी भाई, कुछ ना कुछ ऊर्जा कम हो जाएगी पहले की तुलना में, है ना। अब देखो इसके अंदर आगे, तो ये आपका क्या हो गया, ऊर्जा आने का और आवेशों का पुनर्वितरण का सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, और उनपे जो आवेश आते हैं दोनों पे Q1 बटा Q2, उनका फॉर्मूला होता है C1 बटा C2, है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 बराबर क्या होता है, C2 बटा C1, यानी ये इसकी व्युत्क्रम में होता है, और ऊर्जा आने का फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना। ये इसके अंदर सारे फॉर्मूले हमारे निकल के आते हैं। इसी के साथ में टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज के ऊपर बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान दिया है ना। और अगर आपने वीडियो को पूरी ईमानदारी से बिल्कुल एकदम सजगता के साथ में देखा है तो फिर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, तो है ना। अब देखो आगे,
अब इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं एक आप। अब आपके एक सवाल है जो बहुत ही अच्छा सवाल है, उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा ऊर्जा वाला। ये वाला फॉर्मूला होता है ऊर्जा हानि का, है ना। यहाँ पर लिखा होता है V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अगर भाई V1 बराबर V2 हो जाए तो क्या होगा? अगर V1 V2 दोनों बराबर हो जाए तो ये वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगी, तो ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, 0। ये क्या कहना चाहता है? V1 बराबर V2 होने का मतलब क्या है? ये जो दोनों चालक हमने लिए थे दोनों समान विभव पर है, और समान विभव पर दोनों चालक होने पर अगर दोनों को हम तार से जोड़ेंगे तो कभी भी आवेशों का परवाह नहीं होगा। याद करो टंकी वाला, एक चौड़ी टंकी एक पतली टंकी, अगर पानी का तल दोनों में बराबर है और फिर पाइप से जोड़ दे तो पानी इधर से उधर नहीं जाएगा, है ना। वो तब तक ही जाता है जब तल बराबर नहीं हो जाए पानी का, है ना। बाकी और कुछ मतलब नहीं होता है। तो अगर दोनों V1 V2 का मान बराबर है तो आवेशों का परवाह ही नहीं होगा, और आवेशों का परवाह ही नहीं होगा तो ऊर्जा हानि भी क्या होगी, आपके 0 होगी, है ना। एक चीज ये आप इसके अंदर ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखो आगे, ये तो भाई आपके जो सवाल है ये बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज करेगा, है ना। अगर आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया, पूरा अगर लगभग याद है आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने देखो क्या दिया, 75 माइक्रोकूलम, 75 माइक्रोकूलम के 2 चालक हैं, और इसने आगे ये कहा है कि इनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करो और आवेशों के प्रवाह का मान ज्ञात करो। किसका? आवेशों के प्रवाह का मान। आवेशों का प्रवाह क्या होता है? आवेशों के प्रवाह का मान आपको ज्ञात करना है कि कितना आवेश प्रवाहित हुआ है। ये क्या पूछ रहा है वास्तव में? आवेश की मात्रा, कि पहले अगर इस वस्तु में Q1 आवेश थे तो बाद में कितनी कम होगी, है ना। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, वही दोनों जो हमने शुरुआत में जो चित्र बनाए थे ना, इसमें Q1 Q2, V1 V2, C1 C2 दोनों को तार से जोड़ा तो उसके बाद में क्या हो गया इसका, तो C1 C2 ही रहेगा। ये कैपिटल Q1 Q2 और ये आपके V और ये V। क्या सही लिखा मैंने, है ना। दोनों टाइप की, ये आपने इसका डायग्राम बना लिया। अब देखो इसने धारिता नहीं दी है भाई, हम चाहते हैं उभयनिष्ठ विभव वगैरह में निकालने। इसने उभयनिष्ठ विभव पूछा है, वो था C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो धारिता तो हमें निकालनी है, धारिता तो दी नहीं है इसने। फिर धारिता कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ देख, इसमें आप धारिता कैसे निकालोगे भाई? इसके अंदर दिमाग लगाओ देख। तो इसमें आप भाई धारिता निकालने के लिए क्या करोगे? हम जानते हैं चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कितनी होती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी त्रिज्या R1 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 की घात -2, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 है ना, 2 संख्या है ना। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, C बराबर, तो C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और C2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब इसका एक फॉर्मूला देखो उभयनिष्ठ विभव का जो आया था, उभयनिष्ठ विभव ये किसका मान है? C1 V1 और C2 V2। ये मान है Q1 का और Q2 का, क्या नहीं है क्या? देखो देखिए C1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q1 बटा V1, तार जोड़ने से पहले। C2 बराबर हम लिख सकते हैं Q2 बटा V2। तो इसकी जगह, दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2। वो भी कौन सा? स्मॉल, है ना, बड़ा वाला नहीं, क्योंकि बड़ा वाला तो कब लेते हैं हम, तार जोड़ने के बाद में। तो Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। तो V बराबर 75 माइक्रो प्लस 75 माइक्रो, है ना, 10 की घात -6। C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब देखो कैलकुलेशन तो ये इसकी ज्यादा मुश्किल नहीं, 75 कितना होगा, 150, तो 150 गुना 10 की घात -6। यहां से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, के का मान कितना होता है, 9 गुना 10 की घात 9। तो ये हो जाएगा आपके 9 गुना 10 की घात 9। नीचे क्या हो जाएगा, केवल R1 प्लस R2, है ना। ये वाली चीज समझ में आई। अब R1 R2 की वैल्यू यहां से यहां पर पुट कर देना। इसको तो हम लिख देंगे 5 और इसको हम लिख देंगे प्लस कितना, 10, और गुणा में कितना, 10 की घात -2, है ना। इसमें भी 10 की घात -2 कॉमन ले लिया तो ये 15 हो गया। 15 से इसको कितने टाइम्स काट देंगे, 10 बार, है ना। अब ये आपके जुड़ के 1 तो है ही, ये ऊपर आके 3 हो जाएगा, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 10 की घात 6। तो V बराबर कितना जाएगा, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कितना 9 गुणा 10 की घात 6। देखो और तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, ये 10 वाले सारे सल्ट गए थे, है ना। मात्र क्या जाएगा इसका, वोल्ट। तो ये आपके कंप्लीट है। कैलकुलेशन भी इजी थे, कैलकुलेशन कर सकते हो आप, है ना, टफ नहीं कैलकुलेशन।
अब इसने आवेशों का प्रवाह पूछा है, तो आवेशों का प्रवाह आप कैसे निकाल लो? आवेशों का प्रवाह निकालने के लिए पहले इस गोले का आवेश Q1 था और बाद में कितना हो गया था? कैपिटल Q1। तो आवेशों का प्रवाह कितना हुआ? आवेश का प्रवाह, पहले चालक में आवेश का प्रवाह निकालो तो वो कितना होगा? पहले तो Q1 था, बाद में कितना हुआ? कैपिटल Q1। तो Q1 की वैल्यू कितनी? 75 माइक्रो दे रखी है हमें। कैपिटल Q1 की वैल्यू कितनी होगी? तार जोड़ने के बाद में धारिता C1 थी, आवेश कैपिटल Q1 था, विभव कितना था? V। V कितना है अभी? 6 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। कितना है? 6 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। तो Q1 की वैल्यू कितना होगी? C1V, यानी 6 गुणा, यहाँ पर इसकी हो जाएगी C1 धारिता और V की वैल्यू रख देना और इसमें से इसको घटा देना 75 में से, है ना? 25 के आसपास आएगा, 25 माइक्रो कूलम, या तो माइनस का आएगा या प्लस का। अब दूसरे बारे में देखो, दूसरे बारे में आवेश का प्रवाह क्या हो जाएगा? Q2 माइनस कैपिटल Q2। उसी प्रकार इसकी वैल्यू निकाल लेना। कैसे? 75 गुणा 10 की घात माइनस 6 माइनस ये हो जाएगा C2, है ना? इस प्रकार सवाल को आप सॉल्व कर लेना। तो मैंने उभयनिष्ठ विभव का मैं आपको अलग से छोटा सवाल करवाता, उससे अच्छा मैंने इसी में आपको कवर करवा दिया और हम समय का आराम से सदुपयोग कर पाएंगे, है ना? और आज के लिए इतना ही बहुत है और बाकी काम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और आप यानी जो भी विद्यार्थी अभी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, वो आपके जितने भी करीबी लोग हैं जिनको आप जानते हो, या जो लोग आपकी बात मानते हैं ना, या आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे किसी भी स्कूल के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन सभी को आप भाई हमारे चैनल के बारे में बताओ। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो इसका मतलब पीछे से देखते आ रहे हो कंटिन्यू, तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों को, सारों को बताओ और जितना हो सके उतनी ज्यादा सब्सक्राइबर करवाओ आप। वीडियो को लाइक कमेंट वगैरह भी आप यानी अभी इसके अंदर पक्का करें और वीडियो को पूरा देखें भी, स्किप नहीं करें ना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, वरना कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा। और आपके पास में जो भी आपके पास में रेफरेंस बुक है, चाहे एक्सीलेंट हो, एसपी हो, है ना, आरबीएससी की जो आपके पास में किताब है या एनसीईआरटी की है, उनसे आप इसके सवाल करोगे, है ना? आपके जितने भी, जैसे अभी चौथा चैप्टर चल रहा है, तो चौथे चैप्टर में किताब के पीछे किताब के एग्जाम्पल जितने भी दे रखे, वो सारे सवाल आप करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर वो सवाल हो जाएंगे ना, फिर हमारी पढ़ाई का कुछ मतलब निकलेगा, है ना? ऐसे आप पढ़ते जाओगे, नोट्स पढ़ लिए, सारा समझ लिया, कुछ मतलब नहीं। अगर आप उन सवालों को कर पाते हो मेरे वीडियो देखने के बाद में, फिर पढ़ाई का मजा है ना? और अगर किसी सवाल में आपकी दिक्कत आती है तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उसका 100% आपको जवाब देंगे अगले वीडियो के अंदर, है ना? और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।